के प्रतियोगियों, आइए आज टेस्ट श्रृंखला के द्वितीय व्याख्यान के अंतर्गत अनुवाद प्रक्रिया विचारः विषय के अंतर्गत प्रविष्ट होने वाले प्रश्नों पर विचार करें। 25 प्रश्नों की यह श्रृंखला पिछले शनिवार से आरंभ हुई थी। पिछले शनिवार को समास प्रकरण विषय था और उस विषय से संबंधित तमाम समस्त पदों की प्रक्रिया, उसके विग्रह और तत्संबंधी परीक्षोपयोगी प्रश्नों पर विशेष विमर्श किया गया था। आज संस्कृत व्याकरण का कोई प्रकरण न होते हुए भी सभी प्रकरण जहां अपनी अवस्था में विराजमान देखे जाते हैं, ऐसे अनुवाद की गंभीर प्रक्रिया का दर्शन करने हेतु प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने हल किया है, उसके संबंध में चर्चा अपेक्षित है। हम संस्कृत मंडलिकम ऐप, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन का ऐप है, पेड बैच का ऐप है और यूट्यूब चैनल, दोनों पर सम्मिलित रूप से उपस्थित हैं। ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए ये सुविधा सीधे संस्थान की ओर से, शक्ति कोचिंग की ओर से उपलब्ध कराई गई, जबकि ऑनलाइन अभ्यर्थियों के लिए यह सुविधा टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई गई। ध्यातव्य है कि अंग्रेजी में SANSKRIT जो ऊपर लिखा हुआ है, MANDALIKAM, यही इसी नाम से यूट्यूब चैनल, ऐप और टेलीग्राम चैनल, ये तीनों विराजमान है। पिछले 2-4 दिनों से कई लोगों ने पूछा कि किस नाम से टेलीग्राम पर है, तो वे भी ध्यान दे देंगे किसी नाम से। बहुत सारे प्रयागराज के ही लोगों ने कहा कि सर ऑनलाइन भी दे सकते हैं, टेलीग्राम तो एक माध्यम है। तो मैंने कहा कि ये वो मस्त जैसे आपकी सुविधा है, अगर आप उससे देना चाहते हैं तो उससे भी दे सकते हैं, सुविधा तो वही है। और उसके बाद यूट्यूब चैनल पर हम स्पष्टीकरण के लिए सार्वजनिक रूप से आ ही जाएंगे। तो इसलिए लोगों ने दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया, जो उन्हें अच्छी लगी, सुलभ रही, उसका प्रयोग उन्होंने किया। आज अनुवाद प्रक्रिया विचारः, यह जो प्रकरण है, इस पर 25 सवाल आए थे। हमारे साथ जो ऑफलाइन प्रतिस्पर्धी हैं, का मुखमंडल देख करके यह प्रतीत हो रहा है कि बहुत अधिक हर्ष में नहीं है कि हमारे कहने से इन्होंने व्यंग्यात्मक हंसी अभिव्यक्त की, जबकि वास्तविकता ऐसी ही है। देखिए, अनुवाद 1-2 दिन 4 दिन में की जाने वाली, संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि हम 5 दिन में अनुवाद सिखा देंगे, तो आप अंदर से भले प्रसन्न हो जाएं, लेकिन वास्तविकता इससे परे होगी, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। अनुवाद आप 6 महीने में भी सीखें तो भी आपकी मेधाविता है, कुशाग्रता है। अन्यथा अनुवाद तो मुश्किल से 25% ही बड़े बड़े विद्यार्थी और अध्यापक, बड़े का मतलब जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, उनकी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसकी प्रक्रिया भाषा से जुड़ी होती है और संस्कृत भाषा लाखों वर्षों से चली आ रही भाषा है। इसके मूल में जो अनुवाद के नियम हैं, वे बहुत अधिक हैं, जिनको संस्कृत के व्याकरण के ग्रंथों में एक साथ पिरोया नहीं जा सका है। यही कारण है
किसी वैयाकरण ने अनुवाद प्रकरण नाम से कोई प्रकरण नहीं दिया है, क्योंकि अनुवाद में सभी व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के सभी प्रकरणों का समावेश होता है, जिसके कारण यह क्लिष्ट प्राय हो जाता है। परीक्षा में इनमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने मिलान किया, मैंने देखा इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अतीत में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भी आए थे, कुछ इनमें से टीजीटी में भी आए थे, कुछ पीजीटी में भी आए थे, कुछ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी आए थे। तो मैंने सबका संकलन किया, आहरण किया, और साथ ही साथ ऐसे वाक्य विन्यास जिनको देखकर, जिनको सोचकर मुझे लगा कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मैंने उनको दिया। लेकिन ये बात तो मैं 100% कह देता हूं, कभी कभी नए विद्यार्थियों के समझ में नहीं आता या उन्हें बुरा भी लगता है, क्योंकि अभी नए हैं। लेकिन जब पांव उखड़ते हैं एक बार दो बार, तब फिर उन्हें ये बात समझ में आने लगती है, और फिर कहीं न कहीं से विशेष समाश्रयण का यत्न भी करने लगते हैं। अगर ये बात कहीं आरंभ में ही समझ में आ जाए, प्रक्रिया कठिन है, जटिल है, इतनी आसान नहीं है, और इतनी आसानी से हम एक ही बार में बाजी नहीं मार पाएंगे, तो फिर शायद ये गलती शुरू से ही न करें। परंतु ऐसा होता बहुत कम है। आज 80% विद्यार्थियों में गिरावट आई है, उनके ज्ञान में गिरावट आई है, क्योंकि बैसाखी के सवाल उन्हें मिलते गए, जिसके कारण उन्होंने अपनी कोई सूक्ष्मता नहीं बनाई। और यही कारण है कि बैसाखी से जरा सा भी जब हटता है शिक्षक प्रश्न पृष्ठा, तो उनके पांव उखड़ जाते हैं। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि टाइम भले लगता है, लेकिन कछुए की चाल हमेशा सफल होती है। खरगोश की तरह मत भागिए कि कई बार भागते रहना पड़े, फिर भी समस्या का आत्यंतिक निराकरण न हो सके। आराम से चलिए और ये चलना आपके लिए सार्थक बने। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अनुवाद की प्रक्रिया है वह जटिलता से भरी है ही। पेपर में मैंने छोटे छोटे अनुवाद ही पूछे हैं। मैंने सैकड़ों अनुवादों को अपने प्रश्न चातुर्य के बल पर निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है कह करके 3 शुद्ध को दे दिया है। तो ये बहाने से एक प्रश्न में 3 प्रश्न आपको मिला है, और एक अशुद्ध का दर्शन कराया है, जिसके शुद्धता के विषय में मैं बताऊंगा। अगर ऐसे मान लीजिए 12 सवाल हैं, तो 12 तिहाई 36 सवाल आपको शुद्धता के मिल गए अनुवाद। जो पिछले 20 वर्षों में स्थान स्थान से संबंधित रहे हैं, आए हुए थे। और बाकी के जो 12 सवाल हैं जो अशुद्ध हैं, उनकी शुद्धता के संदर्भ में हम चर्चा ही करेंगे। इनके अलावा कम से कम 3-4 सवाल ऐसे हैं जो शब्दों पर दिया है, कौन सा शब्द किस लिंग विधान में सही है या गलत है। अब ये ऐसे शब्द हैं जो भाषा में अक्सर प्रयोग में आते हैं, वे आपकी किताबों से जुड़े हैं, और आपकी किताबों से, पाठ्य पुस्तकों से जुड़े हुए क्लिष्ट शब्द निश्चित रूप से परीक्षोपयोगी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उनसे आपका भला होना है। लिहाजा ऐसे लैंगिक विधान वाले शब्दों को भी रखा है। निर्वचन वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अशुद्ध हैं, लेकिन भाषा में प्रयोग में आते हैं। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से कहा करता था, 10 साल कहा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि 2016 की परीक्षा 2021 में संपन्न होगी, और उसमें पूछ लिया जाएगा
कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, और वहां मयंकः अशुद्ध हो जाएगा। जहां 10-20 शब्द भाषा में अक्सर प्रयोग में आते हैं, उनके संबंध में चर्चा करता रहता हूं, आज भी करता हूं, तब भी करता था, और वही मयंकः मृगांकः की चर्चा करता था, पेपर में आ गया। विद्यार्थियों ने जो मेरे अपने थे, उन्होंने सोचा कि गुरुजी को कैसे मालूम था, ये तो बताते रहते थे, मुझे कैसे मालूम था? अरे पेपर में आ गया तो आ गया, इसलिए कि भाई ऐसे शब्द जो भाषा में कहीं अशुद्ध हो गए और बहुत ज्यादा चलन में हैं, तो तमाम गंभीर अध्यापकों की बुद्धि का विषय बनते हैं। उनकी समझ में आया, उन्होंने दे दिया। रचनानुवाद कौमुदी से 2-3 सवाल आए थे शब्दों के ही मामलों को लेकर के, तो इसलिए ये सब विषय एक दिन ही नहीं है, धीरे धीरे इन पर कमांडिंग कुछ समय के बाद हो जाती है, लेकिन आवश्यक है, क्योंकि यही तो निर्णायक सिद्ध हो जाते हैं। आप कहते हैं कि साहित्य तो हमारा अच्छा है, व्याकरण हमारा कमजोर है, तो व्याकरण कहाँ कमजोर है? इन्हीं सब स्थानों पर कमजोर है। अगर आपने इनको साध लिया धीरे धीरे करके, तो ये समझिए कि हमने काफी प्रयत्न कर लिया है, बहुत मात्रा में सफल हो गए। 2-3 सवाल हमने आपके की पाठ्य पुस्तकों से भी दिया है, वहां के वाक्यों को भी दिया है, या वहां प्रयुक्त होने वाले क्रियापद आदि को दे दिया है, और पूछ लिया है कि उसमें कौन सा लकार है। तो ये भी अनुवाद की प्रक्रिया से ही संबंधित है, क्योंकि उसमें शब्द भी आते हैं और क्रियापद भी आते हैं, शब्द रूप भी आते हैं। कहीं कहीं हमने बहाने से रिक्त स्थानों की पूर्ति दी है, और वहां कौन सा शब्द बैठेगा, इस बहाने से 2 तीर से निशाना साधा है। एक तीर से 2 निशाने सधे हैं। एक तरह तो आप ये समझ जाएंगे कि वाक्य विन्यास में कोई चूक नहीं होगी यदि इन नियमों का प्रयोग करेंगे, माने वाक्य हमारा सही होगा। और दूसरा, कौन सा शब्द है, किस लिंग का है, या किस तरह से उसका विनिर्माण किस विभक्ति में होगा, ये भी जानकारी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ हमने बोर्ड पर उन बिंदुओं का भी अंकन कर दिया है जो कि तत्संबंधी हैं, जैसे लोक प्रचलित किंतु परीक्षोपयोगी सूक्तियों का विन्यास, इक्का दुक्का ऐसे स्थलों को भी इंगित कराया है जहां पर सूक्तियों का परिज्ञान, माने कुछ ऐसी सूक्तियां हैं जो व्याकरण की दृष्टि से बेहतर हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो आपके यहाँ पाठ्यक्रम में निबद्ध रहने वाले कवियों की चूक को दर्शाती हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने कहा ये अनवधानता की है, उसको भी दर्शाती है, तो उसको भी मैंने इंगित कराया है। तो चलिए आइए हम लोग उसका दर्शन करें। अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और सुनील दुबे जी आ गए हैं, भूपेंद्र प्रताप सिंह जी, बबीता मौर्य जी, सुनील दुबे जी, प्रभात आर्य जी, मोनिका यादव जी, शिवाकांत गर्ग जी, अमित पांडे जी, पूनम चौधरी जी, राजेश यादव जी, मनीष शर्मा जी, जगदीश जी, धर्मेंद्र मिश्र जी, नियति जी, संस्कृत पीयूषम कोई संस्था है, एकता मिश्रा, श्याम पांडे, अभिषेक सिंह, सत्येंद्र मिश्र, रमाकांत वर्मा, साधना पांडे, नीलेंद्र ऋषिपाल, दीप नारायण तिवारी, सुमन पांडे, शैलेश कुमार, बीना सिंह, रश्मि शर्मा, प्रदेशी कुमारी, अमित पांडे, विजय बहादुर, सुनील दुबे आदि तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं।
और फिर जुड़ते जा रहे हैं। शिव जी, विवेकानंद मिश्र, नेहा मिश्रा, धीरज कुमार दुबे, राहुल कुमार, नीरज सिंह, गजाला परवीन, जयतु संस्कृत वंदना, ये कोई ग्रुप है, गरिमा सिंह, अश्विता त्रिपाठी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, संग्राम सिंह, गीता वर्मा, अभय राज सिंह, मनीष शर्मा, और इधर फिर नीचे से अमृत प्रकाश दुबे, सोनम सिंह, अंशु सिंह, किस्मत पाल, यचदी यादव, संस्कृत स्टूडेंट, अवनीश कुमार पांडे, धर्मेंद्र कुमार, संदीप सरोज, मृदुला सिंह, सोनम सिंह आदि तमाम सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। हम आने वाले और आ चुके दोनों ही प्रकार के प्रतिस्पर्धियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग प्रसंगानुकूल चर्चा करें। कहाँ गए तिवारी? चर्चा के प्रसंग में तिवारी भागे, प्रश्न इस पर आया नहीं अभी। तो देखिए, हमारे हाथ में पेपर है और ये पेपर ऑफलाइन को हाथों हाथ दिया जाता है, ऑनलाइन वाले अपने अनुसार देखते हैं। तो हमारा ये जो आज 2 तारीख को है, ये अनुवादक प्रक्रिया विचार है 2/7/2022। इसी में नेक्स्ट टेक्स्ट डेट भी अंकित है, माने अग्रिम तिथि 9/7/2022। इस दिन होगा संधि विमर्शा। ये चैप्टर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि परीक्षा में संधियों से संबंधित सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो संधि विमर्शा है अगले शनिवार को। इस शनिवार को जो भी प्रश्न पत्र हुआ, आइए उसे बड़े प्यार से हल करें, क्योंकि प्रश्न को कभी कठिन नहीं समझना चाहिए। विद्या सब सरल है। हमें ये नहीं आता, भाई मैंने तो नहीं सीखा है इसलिए मैं सिखाता नहीं हूं। हायर में भी मैं अकेले ही, ये किसी की आवश्यकता नहीं होती कि आओ भाई आप पढ़ाओ। चाहे वेद हो, चाहे दर्शन हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे साहित्य हो, हमें सहज रूप से चारों एक जैसे प्रतीत होते हैं। मैं अपने विद्यार्थी से भी वही अपेक्षा करता हूं कि चारों उसके लिए भी सहज होने चाहिए। तो इसलिए कभी कठिन शब्द का नाम उसे नहीं लेना चाहिए। अगर कठिन है तो आगे से प्रयास करो कि वह कठिन भी सरल बन जाए। तो इसलिए कहां कहां कठिनाई आई उसका समाधान मैं तो कर देता हूं, लेकिन हमेशा के लिए आप भी अपनी बुद्धि में करने का प्रयास कीजिए। कभी समस्या नहीं आएगी जीवन में, चाहे जो परीक्षा देंगे। यही नहीं कि ये किसी तरह से मास्टर बन जाएं, जहां देंगे वहीं साफल्य हाथ आएगा। पहला सवाल है, तिवारी जी छपा अभी लाल से आया नहीं। अनुवादे संस्कृत प्रयोगे न शिष्टम पदम वर्तते, ये पहला सवाल है। अनुवादे तो सवाल उठता है किसके अनुवाद में, तो मैंने कोष्ठक में और अधिक साफ कर दिया कि संस्कृत प्रयोगे, संस्कृत के प्रयोग में, अर्थात संस्कृत भाषा के अनुवाद प्रसंग में न शिष्टम पदम वर्तते। ये न शिष्टम क्या है, अभी नहीं आया है। न शिष्टम पदम क्या है, माने अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये समास है। देखिए बहाने से मैंने बनाया है कि अभी समास ताजा ही किया है तो वो भी आ जाए। भाई इसका पहला, उसका दूसरा, इसका चौथा, इसका तीसरा, ये कहने से लाख दर्जे अच्छा है कि 25 सवाल से आप 150 सवाल हल करें। तो इसलिए इसमें समास भी है। न शिष्टम पदम, न शिष्टम इति, न शिष्टम, अशिष्टम नहीं बनता। न शिष्टम इति, अशिष्टम भी बनता है जो नहीं तत्पुरुष समास, लेकिन न शिष्टम इति न शिष्टम एक साथ ज्वाइंट करके भी बनता है। जैसे न एक है ति नैका, न एकधा इति नैकधा। इसी प्रकार से
न शिष्टमिति न शिष्टम। कौन सा समास? केवल समास। वेरी गुड। तो ये केवल समास है, सुप्सुपा समास है। और अर्थ क्या हुआ? शिष्ट माने शुद्ध और अशिष्ट माने अशुद्ध। अशुद्ध है वही आदमी अशिष्टता जानता है। बाकी जो शुद्ध है, कुलीन है, अभिजात है, के घर में मर्यादा और संस्कार रहते हैं, इसलिए वह शिष्ट होता है। तो अशिष्ट तो वही होता है जो मर्यादा विहीन होता है। तो संस्कृत में भी जो शुद्ध है वह शिष्ट है, जो अशुद्ध है वह अशिष्ट है। मैंने एक बात कहा था ना अनेक बार कि पेपर में पूछे गए प्रश्नों का अर्थ भी आपको आना चाहिए। ये कब आएगा? जब आप रेगुलर वे में अनुवाद करेंगे। अब ये नहीं किया तो फिर कैसे पेपर के सारे प्रश्नों का अर्थ भी समझ पाएंगे? तो जिसने समझा होगा किया होगा। अनुवादे संस्कृत प्रयोगे माने संस्कृत के प्रयोग वाले अनुवाद में न शिष्टम पदम वर्तते। अशुद्ध शब्द कौन सा है? पहला पाश्चात्य, दूसरा कालिका, तीसरा पौरस्त्य, चौथा मृगांक। 4 ठू हैं। अब यहां तिवारी जी ने ला दिया लाल से, छप गया है, तो इसलिए व्हाइट बोर्ड में लाल से सवाल छप रहा है। तो ये काफी क्लियर कट है। तो अब मुझे किसी उस बोर्ड की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं चित्र भी बड़ा साफ आ रहा है और आवाज भी बहुत साफ जा रही है। तो इसलिए किसी प्रकार के कल बोर्ड की आवश्यकता नहीं है मुझे। कौन सा? इसको लोग कहते हैं डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड। और फट से मारा तो छप गया। मारने मूरने के काम नहीं है। मैंने हमेशा हाथ से लिखा है और बहुत साफ भी है। तो इसलिए देखने में भी साफ है और आवाज भी साफ है। तो और किस सफाई की जरूरत है? चाहे कोई हरियाणा से हो चाहे कर्नाटक से, बात बराबर है। तो यहाँ लाल से छप भी गया। अब तिवारी जी की मेहनत इस समय रंग ला रही है, माने ये अपने कामयाबी में सफल हैं। तो भाई 4 शब्द हैं। देखिए, पाश्चात्य है, कालिका है, पौरस्त्य है, मृगांक। इसमें कौन सा पद ऐसा है जो अशुद्ध है? मृगांक वाला तो पूछा ही गया था। जब मयंक अशुद्ध है तो मृगांक शुद्ध है। ये टीजीटी में 2016 में पूछा गया था। तो अब ये हम अपने से तो दिए नहीं, आपकी परीक्षा में आया था इसलिए दिए। अब आप क्यों कहते हैं कि गुरुजी कठिन है? तो आप कहिए कि हाँ पूछा गया था, वहां मयंक पूछा गया था, तो मयंक शुद्ध है तो उसके जगह पर मृगांक शुद्ध है। माने मृग का अंक माने चिन्ह दिखाई पड़ता है जिसमें, किसमें? चंद्रमा में। इसलिए मृगांक है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। उसी को लोगों ने मयंक मयंक कह लिया, इतना प्रचलित हो गया कि भाषा में आ गया। तो इसलिए ये तो शुद्ध है, ये तो अशुद्ध है नहीं। अब इधर उल्टे से देख लीजिए, पौरस्त्य। पूर्व शब्द है, उसको पूर्व आदेश होता है और त्यक प्रत्यय लगता है। त्यक में कैसे कित जैसे आदि अच की वृद्धि होती है तो पौरस्त्य शब्द बनता है। बड़ा दुर्भाग्य है बच्चों का। जो मैंने अभी कहा, जगह जगह के तमाम विद्यार्थियों को मेरी बात खराब लगती है कि 90% ज्ञान शून्य है, ज्ञान में गिरावट आई है इतनी संख्या के लोगों में। तो गिरावट ही है। ये इंटर में, बीए में जब लंबे लंबे सवाल लिखे जाते हैं तो पाश्चात्य दार्शनिकों ने, पौरस्त्य दार्शनिकों ने, बीए से दर्शन शुरू होता है, अब खूब विफरात प्रयोग होता है। तो पौरस्त्य माने पूर्व वाले, पाश्चात्य माने पश्चिम वाले। तो ये पूर्व और पश्चिम के मामले के लिए पाश्चात्य और पौरस्त्य शब्दों का प्रयोग होता है। ये भी बिल्कुल शुद्ध है। तो पुरस्य त्यक लगा और पौरस्त्य बन गया। त्यक में त्य बसता है, क लुप्त होता है, लेकिन कित च सूत्र है, उससे आदि अच की वृद्धि होती है।
बाबूराम सक्सेना जी ने भी अपनी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में इन प्रत्ययों शब्दों का दर्शन कराया है। अब आप कहते हैं गुरुजी चयन बोर्ड में तो है बाबूराम सक्सेना, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, तब हम कैसे कहें कि आप 80% से ऊपर हो गए? में सम्मिलित नहीं है। इसलिए जब यही पुस्तक टीजीटी में सम्मिलित की गई है तो कम से कम उसी का खाका खींच लीजिए। तो दोनों शब्द आपके टीजीटी वाले हैं, मैंने कोई ये नहीं कि भारी लेवल हो गया। अगला देखिए, कालिका शब्द है। कालीन शब्द भाषा में अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि सूत्र है काला ठै। काल शब्द से ठै प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब जो ठै प्रत्यय जब सूत्र पाणि ने गढ़ दिया, तो क्या आप नई संस्कृत आप अपने से बनाना चाहते हैं? तो जब काला ठै कह दिया और ठस्य कह से ठ की जगह एक आदेश हो जाता है, तो कालीन के बजाय कालिक शब्द बन जाता है। कालीन शब्द शुद्ध है, दीर्घकालिक, लघुकालिक, मध्यकालिक, पूर्वकालिक, यही प्रयोग होता है, होना चाहिए। तो कालिक शब्द भी भाषा में बिल्कुल शुद्ध है। अब 3 ठो शुद्ध हो गए, अब बचा तो एक ही ठो। कौन सा? क्या ये शब्द अशुद्ध है? अभी तो ताजे हमने कहा था कि पाश्चात्य माने पश्चिम वाले, पौरस्त्य पूरब वाले, माने आगे वाले पीछे वाले, अर्थात पूरब पश्चिम से अर्थ लिया जाता है। तो क्या हो गया? पाश्चात्य में इन्होंने बता दिया कि 2 ठू तय रहेगा। अब पेपर में एक ही ठू छप गया है, तिवारी जी ने भी जो लाल से छापा है में भी एक ही तय है। खैर बड़ा छोटा फॉन्ट छाप दिया है। अब ज्यादातर लोग राजेश हो गए तो चश्मा लगाएंगे, और इसलिए कि फॉन्ट ज्यादा छोटा कर दिया, आप क्या करेंगे। तो फिलहाल पाश्चात्य शब्द में 2 तय का प्रयोग होता है, और अब आपको भी करना चाहिए। ये है पाश्चात्य। अब आप एक कई ठो लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, ये है तत्व। अब एक ही ठो लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही है महत्व। तो हम नहीं कह रहे हैं, बाबूराम जी कह रहे हैं ये महत्व, लेकिन अगर कृति से लगाएंगे तो एक ही ठो लगेगा। अब ये नहीं कि भिड़ाने लगी है तो सब में कि गुरुजी कहे तो द्विता है, तो इसमें भी लगा दिए द्विता। हर जगह नहीं लगता, कहीं नहीं भी लगता, कहीं लगता भी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पहला वाला विकल्प जो पाश्चात्य है वही वाला अशुद्ध है, इसलिए यहाँ पहला वाला विकल्प सही माना जाएगा। तो ये हो गया सवाल 1। दूसरा है शुद्धम विकल्पम चिनुत। शुद्धम विकल्पम चिनुत पहला है द्वौ द्वौ चत्वारो भवति। 2 2 4 होते हैं। गंभीरमिदं जलाशयम नात्र स्नातव्यम। ये जलाशय बड़ा गहरा है, इसलिए नहाने योग्य नहीं है, जाए कोई नहाने डूब जाएगा। तीसरा है सिंहा हरिणान्य हंति। शेर मृगों को मार डालते हैं। चौथा है नास्ति में मरणात् भयम। कहा मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं है। अब बताइए 4 विकल्प हैं, इसमें कह रहे हैं कि शुद्धम विकल्पम चिनुत। इसका मतलब 3 ठू अशुद्ध हैं और 1 ठू यहां पर शुद्ध है। उल्टा चला है पहले के सापेक्ष दूसरा। तब क्या कहेंगे, कैसे बनाएंगे? हमारे साथ सुनील दुबे ए बता रहे हैं कि पहला वाला। दीपिका सिंह कह रहे हैं बीबी। मैंने एक ही बार कहिए, 2 बार कहने से कुछ और भ्रम न हो जाए। गरिमा सिंह 1B और संस्कृत पीयूषम 1B है। चलिए पहले से देखिए। पहला है द्वौ द्वौ चत्वारो भवन्ति। 2 2 4 होते हैं। यहाँ की किसी पुरुष के लिए नहीं कहा गया, ये पुरुष 2 2 4 ठो हो गए।
तो पुल्लिंग में हो जाए। किसी स्त्री को नहीं कहा गया कि ये दो दो स्त्रियां चार हो गई। तो ऐसे अनुवादों में हमेशा जहां पुरुष और स्त्री, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का की चर्चा नहीं की जाती, वहां सामान्य रूप से नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए संख्या के प्रयोगों में जहां किसी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का स्पष्टीकरण नहीं होता, ये कानून है कि संस्कृत में ऐसे स्थानों पर नपुंसक का प्रयोग होता है। जब नपुंसक का प्रयोग होगा तो क्या होगा? द्वे द्वे चत्वारि भवन्ति। तो ये हो जाएगा द्वे द्वे, चूंकि नपुंसक लिंग में दो के लिए द्वे और चार के लिए चत्वारि या चत्वारीणी, ये दोनों बनते हैं। तो अनुवाद बन जाएगा द्वे द्वे चत्वारि भवन्ति। यहाँ द्वौ द्वौ चत्वारो भवन्ति गलत हो जाएगा और द्वे द्वे चत्वारि भवन्ति ये वाक्य सही माना जाएगा। तो इसलिए पहला गलत। दूसरा, गंभीरमिदं जलाशयम नात्र स्नातव्यम। जलाशय बड़ा गहरा है, तालाब बड़ा गहरा है। अब आजकल गहरा क्या, बेगहरा भी नहीं रहता। ये तमाम तालाब तो पेपर ही पे रह जाते हैं। बड़ा भारी तालाब खुदवाया, पक्का तालाब बना, इतना पैसा खर्च हुआ, गए नहाने तो वहां पानी ही नहीं है। कहीं कहीं तालाब आधा अधूरा, कहीं है ही नहीं, कगजे में चला गया। तो फिलहाल जो जलाशय शब्द है ये नपुंसक लिंग में नहीं है, ये पुल्लिंग का शब्द है। जला नाम आशय है इति जलाशय। अब ये कैसे जानेंगे? गाना गाकर, इतना उसके माध्यम से जानेंगे। आप अपने श्लोकों को याद कीजिए अधिकाधिक। मैं कहता हूं आप उतारिए अपनी कॉपी में हर जगह के 4 4 6 6 10 10 श्लोक। उन्हीं श्लोकों में लैंगिक विधान सन्निहित होता है। और या तो फिर आप रेगुलर वे में अनुवाद कर रहे हैं और जब जब शब्द आ रहे हैं नए नए, उन शब्दों को ध्यान में रखते जा रहे हैं। धीरे धीरे रखते रखते सैकड़ों शब्द दिमाग में भर जाते हैं, तो पता चल जाता है कि आशय है शब्द पुल्लिंग में है, जल के साथ जुड़कर समास बना रहा है, षष्ठी में उत्तरवर्ती पद प्रधान है, इसलिए जलाशय है शब्द पुल्लिंग का है। और जब पुल्लिंग का है तो यहाँ नपुंसक में प्रयोग है, इसलिए अशुद्ध है। तो बन जाएगा गंभीरमयम जलाशय। अयम जलाशय है तो गंभीर नात्र स्नातव्य। यहाँ यह स्नान करने योग्य नहीं है। अयम गंभीर जलाशय नात्र स्नातव्य, सब पुल्लिंग में हो जाएगा। तो अयम गंभीर जलाशय नात्र स्नातव्य है, ये वाक्य बन जाएगा। अब आप इस जलाशय का भी जान गए, शुद्धता भी जान गए, जो अशुद्ध है उसको भी जान गए। तो इसलिए एक साथ दो दो तीन तीन प्रश्न संचरित हो रहे हैं। अगला है सिंहा हरिणान निहंती, शेर मृगों को मारते हैं। तो यहाँ ठीक है, ये अनुवाद बड़ा सरल है। ये टेट सीटेट सुपर टेट इत्यादि नाम करते, माने छोटों से भी छोटा है। क्या गलती है? हंति हतः हनंति बनता है। और जब सिंहा है यहाँ स्वयं बहुवचन में है, तो हंति तो एक ही वचन का रूप है, तो वहां घनंति होना चाहिए ना। अन्य उपसर्ग लग गया है तो बन जाएगा निघनंति। निहंत तो एक वचन का है, और जबकि सिंहा बहुवचन का है, तो जो मार रहे हैं वो कर्ता है, तो कर्ता के साथ क्रियापद बहुवचन का है, तो इसलिए बन जाएगा क्या? सिंहा हरिणान निघनंति, माने शेर मृगों को मार डालते हैं, तो यह निघनंति बन गया। तो ये भी तीनों गलत। और जब तीनों गलत तो चौथा सही, इसलिए अपने आप ही साफ। शुद्धम विकल्पम चिनुत, चौथा सही। नास्ति में मरणात् भयम, मुझे मृत्यु से भय नहीं है। मरणात् में पंचमी हो गई,
ये आप लोगों ने बता ही लिया। भीत्रार्था नाम भय हेतु, ये भय का हेतु है। तो पहले हेतु था तभी आज कल अब अहेतु की बात कर रहे हैं। जिसे भय कभी लगता रहा वही कहेगा कि भय नहीं लगता। कभी अनुभव किया तभी ने आज शेयर करेगा। तो इसलिए यहाँ भीत्रार्था नाम भय हेतु हो, माने भय का जो हेतु है कभी संयोग में था कभी वियोग में होगा, दोनों ही स्थितियों में पंचमी का प्रयोग किया जाएगा। तो पंचमी हो गई मरणात्, तो नास्ति में मरणात् भयम, मृत्यु से मुझे कोई भय नहीं है। तो यही वाक्य सही है। आगे अब देखिए दो ठो आपको अनुवाद और उसके बाद उत्तरामचरितम। त्रयश्च दूषण खरित त्रिमूर्धानो रणे हता, त्रयश्च दूषण खरित त्रिमूर्धानो रणे हता, चतुर्दश सहस्राणि चतुर्दश च राक्षसाः, 14,000 14 तीन ठू और दूषण खर, त्रयश्च दूषण खर त्रिमूर्धानो रणे हता, दूषण खर त्रिशिरा, तो हो गए 14 3 17, तो कुल मरे 14,017। इतने लोग मरे तो क्या हो गया, त्रय माने 3 और बढ़े। कह क्या रहे इसमें, इति वाक्यमस्ति, का यह है वाक्य है। कहाँ का, पहला दिया उत्तर रामचरित गतम शुद्धम, उत्तर रामचरित में विद्यमान है किंतु शुद्ध है। दूसरा है उत्तर रामचरित गतम अशिष्टम, उत्तर रामचरित में है लेकिन अशुद्ध है। वाल्मीकि रामायण गतम शुद्धम, वाल्मीकि रामायण में है लेकिन अशुद्ध है। नल चंपूगत अनार्षम, नल चंपू में है लेकिन अनार्ष प्रयोग है, ऋषि का नहीं है कवि का है। 4 विकल्प हैं, कौन सा सही है। अभी ताजा ही पढ़ाए, आइए टीजीटी का विषय, माने अभी हम पीजीटी और यूजीसी में गए ही नहीं, अभी तो हल्का चल रहा है। ये सब बाबूराम सक्सेना और डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने इसको लिखा है, उत्तरामचरितम की टीका, और उसमें यह है और मैंने बताया भी क्या है ये। नहीं, कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा पहला मतलब तो ये है। हाँ, पहला वाला, दूसरा वाला विकल्प सही है। मैंने बताया है कि 2 मूर्धानो यस्य सह द्विमूर्धा, त्रयो मूर्धानो यस्य सह त्रिमूर्धा। अभी समास आया था, ताजा इसके पहले ही गया। बताइए, दोनों समास इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए थे। यहाँ भवभूत ने शुद्ध प्रयोग किया है, त्रिमूर्धान लिखा है, इनको त्रिमूर्धा लिखना चाहिए था। डच प्रत्यय लगता है। आपने मोबाइल वाला बताया था, कौन सा मोबाइल आता था पहले कंपनी उसकी, हच, तो ये जैसे हच वैसे यहाँ डच, तो ये खैर हच से भिन्न वाला डच है। तो ये ड एच 3 वर्ण, इनमें अ रहता हुआ लग जाता है। अब इस तरह के तमाम प्रत्यय हैं खच, लेकिन यहाँ है डच, तो डच लग गया तो यहाँ मूर्धन का अन गायब हो जाता है, उसी जगह बैठ गया, तो त्रिमूर्धा द्विमूर्धा है ये शब्द बनते हैं। यहाँ त्रिमूर्धान है अशुद्ध है, माने विद्वान होते हुए भी कहीं न कहीं से भवभूति ने ये चूक यहाँ की है। यहाँ अव्याकरणिक प्रयोग इन्होंने दर्शा दिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और प्रश्नव्य है परीक्षाओं में। तो ध्यान रखिएगा कि कभी लाइन देकर आजकल पूछने लगा है तो पता लगा एक लाइन देकर पूछ दिया तो आप बिल्कुल अटक गए कि ये कहाँ गड़बड़ है। तो यहाँ दूसरा वाला विकल्प सही है, उत्तर रामचरित गतम अशिष्टम। उत्तर रामचरित में तो है लेकिन अशिष्ट है, अशुद्ध है। आगे
अपायोस्ति ध्रुवम पाये पादान मित्यस्मिन् का अपाय अस्ति, अपाय है इसमें ध्रुवम पाये पादानम इति अस्मिन् का कानून के अंदर है। कहाँ, कौन सा कानून? ध्रुवम पाये पादानम माने अलग के अपाय की बात नहीं की जा रही है, यहाँ ध्रुवम पाये पादानम में विद्यमान जो अपाय है केवल उसकी बात की जा रही है। तो यह आपका कारक वाला है, अनुवादय में कारक भी आ गया, इसका भी अभ्यास होने लगा। तो ध्रुवम पाये पादानम, भाई ये भी ताजा ही आया था, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे थे। तो यहाँ भी देखिए 4 विकल्प है। अपाय का क्या अर्थ है जो ध्रुवम पाये पादानम में आया है? पहला है संयोग पूर्वक वियोग, दूसरा है असंयोग पूर्वक वियोग, तीसरा है अपार्थक्यम, चौथा है औदासीन्यम। तो कौन सा सही है ये? अब ये हमारे अच्छे विद्यार्थी भी मौन है। अजब की ताजा ही आया था, मैंने समझाया भी था। मैं कहता हूं कि हमेशा कंसंट्रेट होकर बैठिए, बहुत आप एकाग्र रहिए। अब कुछ मूर्ख उसमें भी हैं इनके लिए हमें डांटना भी पड़ता है कि किताबियों देखेंगे, हमको भी देखेंगे, बोर्डों देखेंगे। एक आदमी एक साथ 3 काम कैसे कर सकता है? एक समय में वो एक ही कार्य कर पाएगा, या तो हमारी ही आवाज ही सुन पाएगा। कट गया क्या? आया? तो यहां पहला वाला विकल्प सही है, संयोग पूर्वक वियोग। माने जहां संयोग होता है वहीं वियोग होता है। तो हम जब वियोग की बात करते हैं तो उससे यह स्पष्ट होता है कि पहले संयोग था। तो यहां पूर्वक माने पहले, तो पहले विद्यमान था संयोग, आज वियोग हो गया है, उसी को यहां अपाय शब्द से कहा है। पहले घोड़े की पीठ पर बैठा था, अब गिरा है, इसलिए वियोग अब हो रहा है। तो पूर्व में संयोग विराजमान था, पहले गांव में था, अब गांव से आ रहा है, इसलिए वियोग गांव से अब हो रहा है। तो ग्रामाद आयाति, अश्वात पद्धति आदि तमाम उद्धरण हैं। जब आप अवलोकन करेंगे तो वहां संयोग पूर्वक वियोग की बात स्पष्ट होगी। सूत्र पढ़ाते समय मैंने इन सब बातों को बताया था, समझाया था। तो इसलिए यहां पहला वाला विकल्प सही है, संयोग पूर्वक वियोग। चलिए तिवारी जी 5वां सवाल। समीचीनम शुद्धम विकल्पम गृहणीयात। समीचीनम शुद्धम विकल्पम, समीचीन माने सुंदर, उपयुक्त, या शुद्धम शुद्ध रहने वाला, विकल्पम विकल्प को पकड़िए, वृक्षात परिणम पतति। क्या ये शुद्ध है? वृक्षात परिणम पतति, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो बढ़िया है, माने पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो वृक्षात, अब एक ही ठो है, खैर यहाँ परिणम नपुंसक लिंग में एक वचन है, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, एक ठो गिर रहा है, कोई बात नहीं, गिर रहा है, बढ़िया प्रयोग है यहाँ। तो वृक्षात परिणम पतति, यहाँ ध्रुवम पाये पादानम से अपादान संज्ञा वृक्ष की, और अपादाने पंचमी से पंचमी हो गई। दूसरा है ग्रामाय गच्छति, गांव में जाता है। ये
ये भी सही है, चाहे में जाए चाहे पर जाए, लेकिन द्वितीया और चतुर्थी दो ही विभक्तियां गत्यर्थ कर्मण द्वितीया चतुर्थ चेष्टाया मनध्वनि कानून है, तो उसके विपरीत तो हम जाएंगे नहीं। तो द्वितीया चतुर्थी हो सकती है, यहाँ चतुर्थी है, बढ़िया प्रयोग है। ग्रामाय गच्छति शुद्ध है। आगे फलेभ्यः स्पृहयति, सीजन चल रही है, चाहे दशहरी है चाहे चौसा, तो इसलिए सब बराबर है, चाहे लंगड़ा चाहे देसी, मिल गया तो खा लेंगे। तो इसलिए फलों को चाहता तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि सामान्य रूप में। तो जब सामान्य रूप में चाहत होती है तो कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। इसलिए फलेभ्यः में चतुर्थी हो गई स्पृह धातु के प्रयोगावसर पर। और स्पृहेरीप्सितः के सूत्र लगा और ईप्सित की संप्रदान संज्ञा हो गई, संप्रदाने चतुर्थी संप्रदाने से उसमें चतुर्थी लग गई। तो ये भी सही है, फलेभ्यः स्पृहयति, तब कोई गलत ही नहीं है, तीनों सही है। तो चौथा है सर्वे शुद्धाः विकल्पाः सन्ति, सारे शुद्ध विकल्प हैं, सारे विकल्प शुद्ध हैं, बस सब शुद्ध हैं, डी वाला विकल्प सही है। अब आगे बढ़ाइए तिवारी जी, छठवां वाला। अनुवादे अव्यय प्रयोगो भवति तर्हि अव्ययम वर्तते। अब देखिए अव्यय भी छू लिया, कारक छुआ दो 3 सवाल, और फिर आगे बढ़ा कि अनुवाद में अव्ययों का भी प्रयोग होता है, इसलिए अव्यय किसे कहते हैं? तर्हि अव्ययम वर्तते। अव्यय किसे कहते हैं? कह रहे हैं यस्य क्षरणम भवति, पहला विकल्प है जिसका क्षरण हो जाता है, विनाश हो जाता है। यद अव्यक्तम अस्ति, जो व्यक्त नहीं होते, व्यक्त भी होते हैं, इनका विनाश भी नहीं होता है, दोनों विकल्प गड़बड़े हैं। तीसरा यस्मिन् अर्थराहित्यम भवति, जिनमें अर्थों का अभाव होता है। अर्थ तो होते ही हैं, खलु अव्यय है, रूप नहीं चलता, लेकिन खलु माने निश्चित रूप से, एव माने ही, ये सब अव्यय हैं। तो तीनों गलत हैं। चौथा क्या है? नैतेषु किमपि, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई विकल्प फिट नहीं है। अव्यय कहते किसको है? मान लीजिए पॉजिटिव वाला पूछ ले तब, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। सातों विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में जिसका व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, यन्नव्येति तदव्ययम्, उसी को अव्यय कहते। तो सर्वेषु त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों सभी लिंगों, अब वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में, यन्नव्येति, जो नहीं संचरण करता, का व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, इसके रूप नहीं चलते, यन्नव्येति तदव्ययम्, तदव्ययम् स्यात्, वह अव्यय कहलाता है। आगे तो यहाँ चौथा विकल्प सही है छठे में। सातवां है सह विद्यालयम आगमत, बड़ा सरल अनुवाद, छोटा सा, टेट सीटेट सुपर टेट इत्यादि नाम कृते। सह विद्यालयम आगमत, अत्र आगमत इत्यस्य प्रयोगः अस्ति, यहाँ आगमत का प्रयोग है। ये किस लकार में आता है? लंग लकार, लिंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार। ये सबसे हल्का सवाल है। अब ये लकार संबंधी मैं अक्सर कहता रहता हूं, 10 लकारों का ज्ञान, तो आप कहते हैं लटे ही रटते हैं, और भी एक एक बचा। तो ऐसी स्थिति में देखिए कौन सी धातु है? कम धातु, और कहाँ का रूप है ये? लुंग लकार वाला। तो लुंग लकार में ऐसा ही रूप चलता है, बाकी जगह गम को गच्छ हो जाता है, लेकिन लिट लकार, लुंग लकार,
आदि में इस तरह का रूप चलता है। वहां गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति खैर सरल रहता है। अब न जाने तो गच्छस्यतः गच्छस्यतः गच्छस्यन्ति चला देंगे, तो ये भी ध्यान रखना होगा। यहाँ आगमत लिंग लुंग लकार प्रथम पुरुष। टीजीटी में पूछा था अतु उदतु तुलत, उदतु तुलत। अब कहा तो टीकाओं में गलत अशुद्ध छप गया। लड़के भी बेचारे क्या करें, वो लंग लकार वो तो रट मारे हैं नीचे। जैसा देखा जैसा पाया। मैं तो भाई इसीलिए बचने के लिए अशुद्ध से कहता हूं कि आप रचनानुवाद कौमुदी पढ़िए, इसलिए कि मैंने 99% शुद्धता उसमें पाई है। इसलिए मैं वही प्रेफर करता हूं कि जब भी शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास कुछ पढ़ना हो, ठीक है, सहारा लीजिए आप, तो आपको बहुत तरोताजा कर देगा, बहुत विशुद्ध बना देगा। यानी वह सर्जन आपको विशुद्ध कर देगा। सह विद्यालय अगमत, अगमत में चौथा विकल्प सही हो गया, डी। अगला सवाल, अधोलिखितेषु अशुद्धम वाक्यम चिनुत। फिर आ गया झमेला कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य चुनिए। इसका मतलब यहाँ 3 ठू शुद्ध हैं, 1 ही ठू अशुद्ध है। अब देखिए सीरियल से, पहला है अहो विधिर खलु बलवती। अहो विधिर खलु बलवती, ये कहीं आया भी है क्या? हाँ, किसी पुस्तक में आया है क्या? तो क्या शुद्ध है ये? हाँ, अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया। हवलदार ने बताया कि विधिर खलु बलवान होगा। विधि, निधि, प्रविधि, संधि, ये सब शब्द पुल्लिंग के, और जब विधि शब्द पुल्लिंग का है तो बलवती कैसे होगा? जान लीजिए। देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। अध्यापक का भी पसीना छुड़ा देते हैं। विद्यार्थियों की बात छोड़िए, जो आप लोग बार बार कह रहे हैं, केवल इसलिए भाई कि वे ध्यान नहीं देते, तो ध्यान देते हैं उनके लिए आसान है। तो आपने, हवलदार ने ध्यान दे दिया। तो यहाँ विधि है, विधि शब्द पुल्लिंग का, लिहाजा बन जाएगा हो विधिर खलु बलवान। तो इसलिए ये वाक्य यहां तो अशुद्ध हो गया। दूसरा, त्रिहि बालाः यान्ति। अगला सवाल तिवारी जी, 9वां वाला। त्रिहि बालाः यान्ति, यहाँ पेट फाड़ दिया, यहाँ नहीं फाड़ा था, तो इसलिए वाला लिखा था। तो मैंने सोचा देखें तिवारी वाले में, तिवारी जी का परफेक्ट है, लाल वाले में पेट फटा है। तो बालः बालौ बाला, त्रिहि बालाः गच्छन्ति यान्ति, 3 लड़कियां जा रही हैं। तब क्या बनेगा? तिस्रः बालाः यान्ति, 3 के लिए तिस्रः आता है। यहाँ भी अभी मैं सुन रहा था तो 2-4 ठो उसी में तिस्रः भी कहे हैं, इसलिए कि ध्वनि पता चल जाती है। हमेशा बताता रहता हूं, चतस्रः नहीं चतस्रः है, तिस्रः नहीं तिस्रः है। स मेरा होता है, यहाँ त्र नहीं होता। अब एक ठो स्त्री वाला शब्द बड़ा प्रचलित हो गया, तो इसलिए सब में वही त्रवई समझते हैं, जबकि वह स्र है। तो यहाँ तिस्रः बालाः यान्ति, 3 लड़कियां जा रही हैं। भाई ये भी यहाँ गलत हो गया। तीसरा, उर्वशी नामाप्सराः स्वर्गस्यालंकारः। उर्वशी नामाप्सराः स्वर्गस्यालंकारः, क्या है? अगला वाला तिवारी जी छाप दीजिए। अच्छा, बीच में एक और है, तब वो आएगा क्या? कहाँ आप पहुंच गए? अच्छा, इसी में, अभी तो 8 में, ठीक है। तीसरा,
तो तीसरा वाला सही है, गलत कहाँ है? हाँ, अब क्या होगा यहां? रूप चलता है अप्सराह, अप्सरसौ, अप्सरसः, अप्सराह, अप्सरसौ, अप्सरसः, यही रूप चलता है। तो अप्सराह है प्रथमा के एक वचन में ही तो बनता है। कहां कहां? एक वचन में ये पका पकाया आया हुआ प्रयोग है। सामान्य रूप से आता है, लेकिन जब किसी के नाम आदि के प्रसंग में आएगा तो वहां एक वचनांत प्रयोग भी होगा। जब एते अप्सरसः सन्ति तब हो जाएगा कि किसी को कहेंगे यह अप्सरा है, लेकिन सम्मान में बहुवचन का प्रयोग होता है और यहाँ सामान्य रूप से बहुवचन का प्रयोग होगा, तब एते अप्सरसः सन्ति बन जाएगा। लेकिन ये तो आया हुआ पका पकाया सवाल है, कहाँ आया है ये? उर्वशी नाम अप्सराः स्वर्गस्यालंकारः, उर्वशी नाम की अप्सरा है जो स्वर्ग की अलंकरण है। जहां अप्सराओं का प्रयोग कराया है कालिदास आदि विद्वानों ने, मेनका, उर्वशी आदि का कहा? विक्रमोर्वशीयम में, जहां उर्वशी की चर्चा आई है, बात आई है। तब चूंकि विक्रमोर्वशीयम आपके कोर्स में नहीं होता, यहां ये अशुद्ध छप गया है। तिवारी जी विसर्ग उसका वहां से गायब कर दीजिए। हाँ, ये तीसरा वाला जो अभी लाए हैं, इसके पहले वाले प्रश्न में ही अभी चल रहे हैं। हाँ, जो तीसरा वाला विकल्प है, देखिए उर्वशी नामाप्सराः का जो विसर्ग है के पीछे वाले सवाल में, मैंने यहाँ आप ले आए हैं ना 9वां, 8वें में देखिए, अभी 8वें में हम लोग चल रहे हैं। 8वें के तीसरे वाला विकल्प मिला। हाँ, क्या? तो आपको वहां जाना पड़ेगा, जाकर हटवा दीजिए खत, वहां जाकर के विसर्ग हटवा दीजिए, इतना नहीं करना है। हाँ, जब क्या हो जाएगा, बिना जब के ही आप लोगों ने उसको सही नहीं किया है, जब क्या हो जाएगा? जाइए वहां हटवा दीजिए, 1 मिनट सही हो जाए ना, केवल विसर्ग हटवाना। हाँ तो ठीक है, इतना कर लीजिए। वहां जो अप्सराः है उसी के विसर्ग हटवाना है, तो विसर्ग हट जाएगा तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। और जब वाक्य शुद्ध हो जाएगा तो चौथा वाला विकल्प क्या है? सर्वमुक्तम अशुद्धम, ये सही हो जाएगा। तो सर्वम मुक्तम, जो ये सब कहे गए हैं अशुद्धम, अशुद्ध है, तो तीनों अशुद्ध बन जाएंगे। और नहीं तो तीसरा वाला विकल्प तो अशुद्ध है ही है, फिर यही तीसरे वाला माना जाएगा। तो यहाँ तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प, तो मान लेते हैं या फिर, जब तक तिवारी जी नहीं संशोधित कराते। अगला 9वां, मायाविनम मित्रम त्यजेत इति वर्तते। अब तिवारी जी खिसके हैं, और 8वां खैर छपा था इसके पहले, मैं पढ़ दे रहा हूं, जो लोग जहां हैं वे अभी कुछ देर में देखेंगे उनको। मायाविनम मित्रम त्यजेत, मायावी मित्र को छोड़ देना चाहिए। इति वर्तते, यह है शुद्ध प्रयोग, शुद्ध प्रयोग है। अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध प्रयोग है। शिष्टाशिष्ट प्रयोग, शिष्ट और अशिष्ट प्रयोग है। शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। नैतेषु को, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। अब कौन सा सही है? आप कहते हैं कि 125 सवाल, यहाँ 25 में घंटे से ज्यादा लग जाता है, और 125 में कितना लगेगा?
अब क्या माने इसको? हाँ, बहवो यूजिसिनः की परीक्षायाः कृते तत्संबंध विद्यार्थिनः सन्ति तर्हि वदन्तु भवन्तः। जबकि ये हल्का है, ये टीजीटी लेवल का ही है, लेकिन पीजीटी और यूजी सबके लिए ये महाभारत बन गया है। कौन लड़े? अर्जुन जब पलायन कर रहा है, दोनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, तब क्या हो जाएगा? अशुद्ध है। मित्र शब्द किस लिंग का है, तो उसका विशेषण किस लिंग में होगा? नपुंसक में क्या बनेगा? जो होशियार आदमी हो खड़ा होकर बताओ, एक साथ नहीं। ऐसे रूप चलेगा नपुंसक लिंग में, ऐसे ही नपुंसक में चलता है। सक वाला चलाओ। लिंग में मायावी, मायाविन का मायावी, मायाविन, मायाविन। स्त्रीलिंग का प्रातिपदिक मायाविनी, मायाविनी, मायाविन्य, मायाविन्य। नपुंसक लिंग में मायावी रूप, मायावी, मायावी, मायावीनी, जैसे वारी, वारिणी, वारिणी। तृतीया के एक वचन में भी वारी बनता है, यहाँ मायावी बनेगा। मायावी, मायाविनी, मायावीनी, तृतीया में मायावी एक वचन में। तो मित्रम का विशेषण है, मित्रम द्वितीया के एक वचन नपुंसक लिंग में, तो ये मायावी भी उसी का विशेषण बनेगा। तो मायावी मित्रम त्यजेत, ये बनेगा। मायावी मित्रम त्यजेत, मायावी मित्र को छोड़ देना चाहिए। है तो ये दोनों आप विशेषण और विशेष्य को, एक पंडित ने 9 पंडित डांटा है, 9 पंडितों को यज्ञशाला में डांट दिया। तो उन लोगों ने कहा कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। महाआचार्य ने, महाशब्द खराब भी होता है 8 स्थानों पर, तो इसलिए महाआचार्य, महाब्राह्मण, महागुरु, तो इसलिए ब्राह्मण से महाब्राह्मण बन जाते हैं। तो आप देखते ही हैं कैडर बढ़ जाता है कितना। कैटेगरी में भी सरकार ने परिवर्तन कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में टाटा कहा ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण तर्हि उचितम। भाई ब्राह्मण मूल पदम, मूल शब्द प्रातिपदिकम तर्हि पदम वर्तते। ब्रह्म, ब्रह्मणि, ब्रह्माणि इति द्वितीया विभक्त एक वचने अपि ब्रह्म इति पदम निष्पद्यते। तर्हि ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः केवलम इत्यपि भवति। वहां ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण होगा ही नहीं, लेकिन लवलेश ज्ञान का लव भर का लेश भर ही जहां विद्यमान है, चलने कूदने लगते हैं। कोई लेश भर वाला था, इसलिए डाटा कहा ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण। मनुस्मृति का श्लोक है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तब भी ने सोचा वो कि श्लोक में आया है, इसलिए कोई न कोई टेक्निकलिटी होगी। जैसे यहाँ मायावी मित्रम त्यजेत, मायाविनम मित्रम त्यजेत नहीं होगा, जबकि लगता है कि सही होगा कि मित्र शब्द नपुंसक लिंग में है, इसलिए विशेषण भी कैसे दूसरे लिंग में होगा। हाँ, अगर नित्य रूप से वह लिंग बनता होता तब परिवर्तन न हो पाता, लेकिन अगर वहां का वैकल्पिक स्वरूप बन सकता है तो जरूर बनाना चाहिए। चलिए आगे, अगला क्या है? का जीवने तत्वस्य, बीच में रिक्त स्थान दे दिया, डाट 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 अस्ति है। रिक्त स्थाने को न भविष्यति, रिक्त स्थान में कौन नहीं बैठेगा।
माने 3 ठू बैठ जाएंगे, 1 ठू कोई नहीं बैठेगा। यहाँ उल्टा तैयार होता है, कौन बैठ जाएगा, 3 ठू नहीं बैठते। यहाँ 3 बैठ सकते हैं। क्या क्या देखिए जरा। पहले दिया प्राधान्यम, माने जीवने तत्व से प्राधान्यम अस्ति, जीवन में तत्व का प्राधान्य है। दूसरा, जीवने तत्व से प्राधान्यता अस्ति, जीवन में तत्व की प्राधान्यता है। तीसरा, जीवने तत्व से प्रधानत्वम अस्ति, जीवन में तत्व का प्रधानत्व है। चौथा, जीवने तत्व से प्रधानता अस्ति, जीवन में तत्व की प्रधानता है। कौन सा गलत है चारों में? गलत है। अरे तल प्रत्यय से टाप प्रत्यय लग जाता है। सुंदर से सुंदरता, महत से महत्ता, यत से यत्ता, तमाम जगह तल और टाप देखे ही जाते हैं। प्रधान से तल और टाप लग गया प्रधानता। कितने जगह प्रधानता शब्द का प्रयोग होता है? तद्धित वाला त्व प्रत्यय लग जाएगा तो भी बन जाएगा प्रधानत्वम, प्रधानत्व, तो भी सही है। जरा पकड़ो, अभी तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा। लाल लाल चल रहा था एक के चक्कर में, सर्ग के चक्कर में क्या हो गया ये? तो ये प्रधानत्वम, ये भी ठीक है। और प्राधान्यम, प्रधान शब्द से शेष प्रत्यय लगा, आदेश की वृद्धि हो गई, यह आ गया बैठ गया अंत में प्राधान्य, ये भी सही है। दूसरा वाला प्राधान्यता, जब एक बार प्राधान्य में शेष लग गया तद्धित का, तो दोबारा तल और टाप थोड़ा लगेगा भाई। एक ही अर्थ के 2 तद्धित प्रत्यय नहीं लगाए जाते। ये बात ठीक है। प्रधान, प्रधानता, प्राधान्य, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन तब भी आप नहीं जान पाए, तो प्राधान्यता शब्द नहीं बनता। इसलिए दूसरा विकल्प गलत है, माने दूसरा नहीं वहां बन पाएगा, बाकी 3 ठू बैठा सकते हैं, अर्थ वही रहेगा। तो यहां प्राधान्यता शब्द नहीं बनता, एक अर्थ का ही प्रत्यय है, यहीं भी और तल भी, तो दोनों एक साथ इस शब्द में लगाए नहीं जा सकते। तो हो गया। तो यहाँ 10वें में भी सही है। आगे अब वाच्य परिवर्तन है। अभी आपने पूरा एक अभ्यास किया था, बड़ा वाला, एक नहीं 2 किया था। अहम त्वाम पश्यामि, बड़ा छोटा सा मैंने दिया है, हल्का सा। अहम त्वाम पश्यामि इत्यस्य कर्मवाच्यम भवति, मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? हाँ, कौन वाला? बी वाला सही होगा, कह रहे हैं। पहला है मया तुम दृश्यते, मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो। मया तुम दृश्य से, मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो। अब यहां मामला से और ते का है। अब कहा जाता है कि कर्मवाच्य में कर्म के आधार पर चलता है, यानी कर्म प्रधान हो जाता है, क्रियापद कर्मानुसारी हो जाता है। तो वहां हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष नहीं, अगर 2 हो गए 3 हो गए कर्म, तो पूरा माने प्रथम पुरुष प्रायः बनता दिखाई पड़ता है। तब क्या सही होगा? अरे प्रायः हमने कहा, हमेशा के लिए थोड़ो कहा। जब मध्यम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा, केवल तभी बदलेगा। तो इसलिए मेरे द्वारा तुम, यहां तुम कह करके टेक्निकलिटी में डाल दिया, अन्यथा और सब ठीक था।
तो यहां कहा कि मेरे द्वारा तुम देखे जा रहे हो, तो मया त्वम, त्वम के कारण मध्यम पुरुष वाला हो जाएगा, तो बन जाएगा मया त्वम दृश्य से, त्वम दृश्य से। अगर मैं देखा जा रहा हूं तुम्हारे द्वारा, तो त्वया अहम दृश्ये, तो उत्तम पुरुष वाला हो जाएगा। तो ये केवल त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम के लिए ही सही है, क्योंकि जब वह कर्ता बन जाएगा, माने कर्म प्रथमा में पहुंचकर प्रधान हो जाएगा, तब उसके अनुसार क्रिया लग जाएगी। तो इसलिए त्वम आवा त्वम युवाम यूयम, ये तीनों मध्यम पुरुष, और अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष। ये इतना ही परिवर्तन उसमें होता है जो टेक्निकल है। कभी कभी विद्यार्थियों को भ्रम हुआ तो गड़बड़ा जाते हैं। तो इसलिए ये वाच्य परिवर्तन भी देखने में तो छोटा है, लेकिन करने में गंभीर है। तो इसलिए ये बी वाला दूसरा विकल्प यहाँ भी सही है। ठीक है, मया तुम दृश्य से। अगला है तिवारी जी, इधर 3-4 ठो सरक गए, वो ठीक हो गया सर? हाँ, फाइल ले ले। हाँ, इतनी देर किए भी उसके बाद कुछ नहीं मिला। निम्नलिखितेषु अशिष्टम अस्ति, निम्नलिखित में से अशुद्ध है, अशिष्ट है। क्या अशुद्ध है? निम्नलिखितेषु अशिष्टम अस्ति, रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकस्य वस्त्रम ददाति, वृक्षात् पर्णम पतति, वृक्षम पर्णम पतति। रजकाय वस्त्रम ददाति, धोबी को कपड़ा देता है, सही है? इसलिए कि त्योहार पर दे रहा है, होली पर आया है भाई, उसको कुछ चाहिए तो दे दिया हमेशा के लिए, लिहाजा रजकाय वस्त्रम ददाति बिल्कुल फिट है। आगे रजकस्य वस्त्रम ददाति, अब धोने के लिए दे रहा है, ले जाओ धोकर पहुंचा देना शाम को, तो रजकस्य वस्त्रम ददाति सही है, षष्ठी लगा दिया। सी, वृक्षात् पर्णम पतति, ध्रुवम पाए पादानम अपादाने पंचमी, फिट है। वृक्षम पर्णम पतति, द्वितीया कथितम च से नहीं हो जाएगी? अरे भाई, पत धातु द्विकर्मक है ही नहीं। तो है आज पचदन निरुद्ध प्रच चिब्रूषा शुचि मत मुसाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा श्यानी हरि कृष्णवाहाम। यहाँ चारों विकल्प कारक वाले, तो ये भी इंपॉर्टेंट बने, कई कई प्रश्न इसमें हैं। तो हो गया वृक्षम पर्णम पतति अशुद्ध है, तो चौथा विकल्प यहाँ फिट है। 13वां सवाल, दुर्जना परिकार्येषु कुर्वन्ति, बीच में ... रिक्त स्थले भविष्यति, रिक्त स्थान पर होगा। यहाँ ध और ध में आजकल टाइपिस्ट गलतियां करते हैं, तो यहाँ ध न समझिएगा, घ समझिएगा सभी में। बहून विघ्नान, बहून विघ्नान, बहुनी विघ्ननी, नैतेषु कोपि, कौन सा बैठेगा? दुर्जन, जो दुष्ट आदमी होते हैं, दुष्टश्चासौ जन है, दुर्जन है, ते दुर्जनाः परकार्येषु, दूसरों के कामों में अर्थात सज्जनों के कामों में बहुत विघ्न डालते हैं। क्या हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? बड़ा छोटा था इसलिए आपने फट से परफेक्ट कर लिया। विघ्न शब्द पुल्लिंग में होता है, नंग प्रत्यांत शब्द है। अभी कहीं आया था विघ्नान पोहति,
विघ्नों को समाप्त कर देता है, अपोहति नष्ट कर देता है। विघ्न पुल्लिंग का शब्द है, नपुंसक लिंग नहीं है। बड़े आराम से मार दिए पहले ही। तो यहाँ बी विकल्प सही है, बहून विघ्नान। तो ये बी परफेक्ट। अगला, अधोलिखितेषु किम पदम क्रियात्मकम न विद्यते। कौन सा पद क्रिया वाला नहीं है? क्या ठू है? गच्छथ है, क्रिया ही है। गच्छत से गच्छथ है, तुम दोनों जाते हो। हसेत, हंसना चाहिए। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भव, भवतु भवताम भवन्तु भव, लोट लकार मध्यम पुरुष। आगे है शर्वः, श्रीणात इति शर्वः, जो काट डाले मार डाले। हिनस्ति, वह शर्वः शर्व है। कौन काटता मारता है? भगवान शंकर। क्योंकि तीन देवता हैं, एक पालन पोषण करते हैं नाम विष्णु, और एक पैदा करते हैं नाम ब्रह्मा, और एक संहार करते हैं नाम शंकर। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने, हिंदी वाले आदमी ने। इतना सुंदर विन्यास किया है। श्रीनाथ सर्वः, तो यहाँ सर्वः डी वाला विकल्प सही है। प्रयोज्यम अस्ति, प्रयोग करने योग्य वाक्य है। जी एक ठो है, माने स पुस्तकम पठन, वह किताब पढ़ रहा है। स पुस्तकम पठन नस्ति, वह किताब पढ़ रहा है। स पुस्तकम पठति, वह किताब पढ़ रहा है। सर्वमपि प्रयोज्यमस्ति, सभी प्रयोग करने योग्य हैं। काहे कुछ मेहनत के साथ चौथा, आराम से क्यों नहीं चौथा? एक साथ क्यों नहीं चौथा? हाँ, ये केवल तीसरा विकल्प परफेक्ट है। पठति क्रियापद बना हुआ है, और सामान्य रूप से इसके अंतर्गत सारे प्रयोग समाविष्ट हो जाते हैं। जब किसी स्पेशलाइजेशन में कोई बात दिखानी होती है और वह प्रसंग अन्य क्रियापदों के साथ चल रहा होता है, तो उस तरह के प्रयोग दिखाई देते हैं। और इसलिए स पुस्तकम पठति, ये वाक्य तीसरा सही है। नहीं, वहां तो पठन है ना, वस्तु अलग है। अब कर्मो हस्वाद चिगमो नित्यम का प्रयोग है, लेकिन वह अन्य क्रियापदों के साथ चल रहे अनुवाद प्रसंगों में जहां सातत्य का स्पेशल अवबोध हो रहा, तो इसलिए तीसरा वाला विकल्प यहां परफेक्ट है। नहीं क्यों लगेगा? वह सामान्य रूप से स्पेशलाइजेशन में जब दिखाया जाता है, तो इसलिए दिखाया जाता है कि वह अन्य क्रियापदों के साथ या अन्य प्रसंगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब कभी तुलनात्मक प्रसंग विद्यमान होंगे, तो तुलनात्मक प्रसंगों में सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प लट लकार का ही प्रयोग है। तो इसलिए तीसरा वाला विकल्प ही यहाँ परफेक्ट है। हाँ, अब आ रहा, बोलिए मत, केवल सुनिए एक एक आदमी की बात। हाँ, पठ के साथ कहाँ लगा? हाँ हाँ, पठन के साथ लगा है। और क्या? पठन के साथ हस्त लगा, डबल हो गया। कौन सी? अगला है 16वां,
एतेषु शौध्यम दृश्यते, इनमें कौन शुद्ध दिखाई पड़ रहा है? देखिए, पहला है कस्मिश्चित राज्य एकः राजा आसीत्, शुद्ध है ये। कस्मिश्चित राज्य, किसी राज्य में, एकः राजा आसीत्, एक राजा था, सही है ये? हाँ, तो वैसा ही सही है जैसे एक राजा था, ए किंग वाज, सही है ये कि देयर वाज ए किंग, ये है ना? तो वैसे है कश्चन राजा आसीत्, एकह का प्रयोग नहीं किया जाता। तो कहा कस्मिश्चित राज्य कश्चन राजा आसीत्, राज्य में क्या 36 राजा थोड़े ही होंगे, राजा तो एक ही होगा, ये तो क्लैरिफाई है। लेकिन उसके लिए जो प्रयोग होगा, अगर नाम नहीं पता है तो फिर चित और चन प्रत्यय के साथ उसका प्रयोग हो जाता है, वहां एक शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो कश्चन राजा आसीत्, ये जाने रहिए। अब ये गलत हो गया, यहाँ शुद्ध पूछ रहे हैं। दूसरा, अद्य कार्यक्रमे उपविंशति जनाः आसन्, अद्य आज कार्यक्रम में उपविंशति जनाः आसन्, माने 30 लोग उपस्थित रहे। तब उपविंशति जनाः के बजाय जब जनाः शब्द आ गया, तो फिर इसके स्थान पर विशेष और विशेषण का भाव हो गया, तो फिर वहां डच प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, तो बन जाएगा उपविंशाः जनाः आसन्, तो ये शब्द डजंत बन जाएगा। जैसे अभी त्रिमूर्धा त्रिमूर्धा न जो उन्होंने लिखा था, त्रिमूर्धा रणे हता, तो यहां बन जाएगा उपविंशाः जनाः आसन्, तो उपविंशाः बनेगा, उपविंशति नहीं बनेगा। रामः रावणम असंहरत, राम ने रावण को मार दिया। अब सही है, उपसर्ग हमेशा क्रियापद के पहले लगते हैं। यहाँ हरि धातु का आहरत है, सम लगेगा तो सम पहले लगेगा, बीच से थोड़ा घुस जाएगा, तो समहरत ये बनेगा, नहीं कि अब पहले हो गया बीच में सम डाल दिया। तो यहाँ असंहरत नहीं होगा, बल्कि समहरत, आहरत के पहले सम उपसर्ग लग जाएगा, तो रामः रावणम समहरत ये बनेगा। तो इसलिए तीसरा भी गलत है। अब चौथा, स मह्यम, ये गलत छप गया है, इसमें भी बिंदी होनी चाहिए थी, या मिस प्रिंटिंग हुई है। मह्यम शतम रूप्यकाणि दत्तवान, ये शतम नहीं बदलेगा, और रूप्यकाणि ठीक है, ये अनेक बार पहले भी बताया है इसको मैंने। कक्षायाम शतम छात्राः सन्ति, तो शतम त्यों का त्यों रहता है, तो यहां हो जाएगा स मह्यम शतम रूप्यकाणि दत्तवान। भाई मिसप्रिंटिंग वाला तो सुधार लेंगे। तो ये 16वें में डी, कई दो ही प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, जल्दी नहीं होता, लेकिन अब ये है कि चूंकि माध्यम संस्कृत और पेपर में बड़ी बारीकी बरती जाती है, लेकिन फिर भी एक आध दो अशुद्धियां कहीं न कहीं आ सकती हैं। और स मह्यम शतम रूप्यकाणि दत्तवान, ये चौथा विकल्प यहां सही है। अगला 17वां, एतेषु पुल्लिंग गतम पदम नास्ति, कौन सा शब्द इनमें पुल्लिंग का नहीं है? ये भी अक्सर टीजीटी में पूछा जाता है, पीजीटी में पूछा जाता है, कौन सा शब्द पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसक लिंग का। वितस्ति ही, सम्मान है, युद्ध है, कली ही, 4 हैं। क्या विचार किया? हाँ,
हाँ, वितस्ति ही, ये शब्द पुल्लिंग का है, हरि की तरह इसका रूप चलता है। सम्मानः, ये शब्द भी पुल्लिंग का है। सम धन मन धन घाई, तो मन धातु से घाई लगता है तो मानह बनता है। समझ रहे हैं? मानव न समझिएगा, तो इसलिए यहां मानह बनता है कि घयंत शब्द है। लुट में लगता है तो अन लग जाता है, तो लुट लग करके बन जाता है। तमाम सारे शब्द बन जाते हैं, ज्ञान से लगा ज्ञानम, धानम। तो यहां सम्मानः पुल्लिंग का है। युद्ध, युद्ध धातु से क्विप प्रत्यय लगा है, क्विप का लोप हो गया है, तो ये शब्द है युद्ध। रूप चलता है युद्ध, युद्धौ युधः। यहां अशुद्ध है। पहला, एक विंशतयः छात्राः कक्षायाम, तो ये नहीं होगा। एक विंशति छात्राः कक्षायाम, क्या आप जानते हैं कि पूरा पूरा हो सकता है लेकिन उनका रूप नहीं चलाया जाता, तो विंशतयः करके बहुवचन में नहीं चलाया जा सकता। तो एक विंशति छात्राः कक्षायाम ये होगा, इसलिए पहला वाक्य शुद्ध है। दूसरा है तस्याह राक्षस्याः आकृति भयंकरी आसीत, उस राक्षसी की आकृति बड़ी भयंकर थी। ठीक है, हाँ, यहां भयंकरी शब्द नहीं बनता बल्कि भयंकरा शब्द बनता है। भयम उपपद रहते क्रीधात से खच प्रत्यय फलजाद्यत स्टाप से टाप लग जाता है। मेधार्थी भयेषु क्रिय है, एक सूत्र है जो आया हुआ है पाणिनि के अष्टाध्यायी में, तो ये बन जाता है भयंकरा। बाबूराम सक्सेना की किताब में मिलेगा। तो ये हो गया भयंकरी के बजाय भयंकरा। तो ध्यान रखिए टीजीटी वाले, तो स्याह राक्षस्याः आकृति भयंकरा आसी, ये बनेगा, इसलिए ये भी अशुद्ध हो गया। चौथा मैंने तीसरा वाला, संस्कृत भाषा परम पावना अस्ति, तो ये पावना नहीं बनता बल्कि यहाँ पावनी बनता है, और इसलिए यहाँ पावनी बन जाता है, कि प्रत्यय लग जाता है। संस्कृत भाषा परम पावनी अस्ति, माने परम पवित्र भाषा है। तो तीनों अशुद्ध हैं, इसलिए चौथा वाला डी विकल्प सही बनेगा। कह रहा है सर्वमपि अशुद्धमेव, सभी अशुद्ध हैं, चारों प्रयोग अशुद्ध। अब आपने शुद्ध कर लिया। आगे आया क्या, ऐसा डाट 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 प्रक्रियात्र रिक्ते भविष्यति, कहा ऐसा प्रक्रिया, ये किस तरह की प्रक्रिया है। अत्र रिक्ते भविष्यति, यहां रिक्त स्थान में क्या होगा। स्वाभाविकी स्वाभाविका उक्ते द्वे अपि, स्वाभाविकम माने स्वाभाविकी स्वाभाविका दोनों होगा, स्वाभाविकम होगा, क्या होगा आखिर। यहां केवल एक ही होगा स्वाभाविकी। अत्र स्वाभाविकी, ऐसा स्वाभाविकी प्रक्रिया, स्वाभाविका शब्द नहीं बनता। अब ये देखिए कौन सा शब्द बनता है कौन सा नहीं बनता, ये भी जरूरी, कौन सा किस लिंग में बनता है। आज प्रचलित शब्द हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो ऐसा स्वाभाविकी प्रक्रिया। अगला है 20वां,
तो यहां पहला विकल्प सही है 19वें में। अगला है अधोलिखितेषु अशुद्ध रहितम पदमस्ति किम। कहां भागे भाई? तो लड़की से इनका क्या मतलब? हाँ? इसको देखना है, उसको बाद में अपना। अधोलिखितेषु अशुद्ध रहितम पदमस्ति। नीचे लिखे गए वाक्यों में जो अशुद्ध से रहित वाक्य है, वाक्य नहीं बल्कि आगे पदमस्ति, ऐसा कौन सा पद है? 4 पद हैं यहां। जानू हूं, उर्दू वाला भी है। दूसरा है महत्वम, तीसरा है टंकणम, चौथा है वैयाकरण है। खूब आप लोग इन सब का प्रयोग आए दिन करते हैं, इसलिए ये परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला है जानू हूं, ये ठीक है? हाँ, अशुद्ध रहितम कह रहे हैं ये, माने अशुद्ध जिनमें न हो। जानू हो माने अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? जानू टेकी कपि भूमि न गिरा। जानू माने घुटना। नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है जानू जानूनी जानूनी, अशुद्ध है। दूसरा है महत्वम, ये सही है क्योंकि हमने लिख ही दिया है अभी महत्व, तो ये महत्व में 2 तय लगा है, लिहाजा फिट है। आगे सी टंकणम, तमाम लोग कहते हैं कि इन्होंने टंकण का कार्य संपन्न किया, किताब में लिखे रहते हैं। बाबूराम भी के उपरांत अनेकधा प्रयोग किए हैं। यहाँ टंकण वाले भी तमाम लोग हैं। टंकण शब्द सही है, जैसे लवणम अशुद्ध है वैसे टंकणम भी अशुद्ध है। बिना री रह स के ही न कोण हो गया। लवण में ल और व में न री है न र है न स है, फिर भी रसाभ्याम नूण के बिना ही वहां ड़ हो गया। और वैसे यहाँ टंक में न री है न र है न स है, कर्ण कैसे कर देंगे? जबरदस्ती है। इसलिए यहाँ टंकनम बनता है, न कि टंकणम। तो ध्यान रखिएगा, टंकनम। तमाम लोग ऐसा अशुद्ध प्रयोग करते हैं कि मैं शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, विद्यार्थी में तो बात ही छोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आ सकता है। इसी तरह अगला भी शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैयाकरण है। वैयाकरण में कोई कानून नहीं है कि 2 ठुया ले आ देंगे। व्याकरण शब्द से अण प्रत्यय लगता है तो वैयाकरण बनता है, इसलिए अचोरहाभ्याम द्वे डबल करता है अर को, लेकिन यहाँ वह कारण ही नहीं उपस्थित है, इसलिए एक का यह रहेगा। अब बहुत पढ़ते होंगे आप पुस्तकों में 2 ठुया लगा देते हैं भैया, तो इसलिए यहाँ एक का ठु रहेगा वैयाकरण। तो ये डी भी अशुद्ध है। तो यहाँ विकल्प 20 में बी वाला सही है। 30वां सवाल, किम सुमेलितम नास्त्येतेषु। का एतेषु किम सुमेलितम नास्ति। अब एक ठो सुमेलित भी आ गया, तो सुमेलित आया, कहा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है सरह, आगे है पुल्लिंगे। सरह शब्द पुल्लिंग का है। दूसरा सरोवर है, ये भी पुल्लिंग में है। कलयुगम नपुंसक लिंग का है। अदधि नपुंसक लिंग का है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला वाला, क्योंकि सरह शब्द नपुंसक लिंग का है, उसका रूप सरह सरसी सरांश चलता है,
अब बाकी सरोवर है शब्द पुल्लिंग का है, जैसे जलाशय है पुल्लिंग का है। कलयुगम शब्द नपुंसक लिंग में आएगा, इसी तरह दधि शब्द नपुंसक लिंग में आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ए विकल्प, पहला विकल्प सही 21वें में। आगे है 22वां, अशुद्ध प्रयोगो अलोक्यते। अशुद्ध प्रयोग दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ है अशुद्ध प्रयोग, किसमें? पहला है उपवसति वैकुंठे हरि ही, हरि वैकुंठ में रहते हैं, अशुद्ध है। क्या हो जाएगा शुद्ध? उपवसति वैकुंठम हरि ही विगता कुंठा यत्र सह वैकुंठ। जहाँ कुंठा नहीं है वह वैकुंठ है, हम है विष्णुदेव का। दूसरा है भार्यायै संयच्छति, पत्नी को सामान देता है, कपड़ा देता है, पैसा देता है। तो यहाँ भार्यायै में चतुर्थी हो गई, क्योंकि सही है, यहाँ शिष्ट व्यवहार है, तो इसलिए यहाँ हो गया। फलेभ्यः स्पृहयति, फलों को चाहता है, ये भी सही है। नटाद गाथाम शृणोति, ये भी सही है, रेगुलर ही आ रहा है आजकल बरसात में। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पंचमी हो जाएगी, फिट है। भाई अगर रेगुलर आवेगा और नट से कोई सीख कर नट बनना चाहता है, तो उसका गुरु हुआ वो उसका चेला, और रोज नियम पूर्वक पढ़ा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में नटाद गाथाम शृणोत भी परफेक्ट है, सही है। तो हाँ हाँ, अब वो नटस से तो जब कभी कभार आता है तब वहां उपयोग का हनन होता है, तब पंचमी के बजाय षष्ठी हो जाती। लेकिन अगर हनन ना हो तो ये हो जाएगा। और आचार्य महोदय अगर कायदे से ब्रह्मचर्य आदि नहीं रख रहे हैं और रेगुलर वे में नहीं पढ़ा रहे हैं, कभी 1 बजे तो कभी 3 बजे तो कभी 8 बजे, कभी आ ही नहीं रहे हैं, फिर ये भी इरेगुलर हो गए। तो ये भी कभी कभार आते हैं, तो फिर वहां भी पंचमी नहीं होगी, षष्ठी हो जाएगी। उपाध्यायाद अधीते के बजाय उपाध्यायस्य अधीते, उपाध्यायस्य पुस्तकम अधीते। तो ये पहला वाला वाक्य यहाँ विकल्प सही है, उपवसति वैकुंठे हरि ही। ठीक है। अब ये तो चूंकि ये क्या है, आप बता दो, उठा करके अभी पढ़ाई रहे। और उपवसति वैकुंठे हरि ही में अगर वैकुंठ में उपवास कर रहा है ये अर्थ हो जाए तो ये भी सही है, समझ रहे हैं। लेकिन कायदे से कोई उपवास की बात वहां आती नहीं, ये वाक्य प्रसिद्ध है, इसलिए ये अशुद्ध की श्रेणी में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पहला विकल्प सही मान लिया गया। अगला, देवदत्त चित्रम अपश्यत, वाच्य परिवर्तन इत्यस्य कर्मवाच्य प्रयोगो भविष्यति। इसका कर्मवाच्य में क्या प्रयोग होगा? देवदत्त ने चित्र देखा, देवदत्त चित्रम अपश्यत, क्या होगा इसका? पहला होगा पहला है देवदत्तेन चित्रम अपश्यत, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रियापद मूल से बनता है। मूल धातु अपश्यत की कौन सी है? दृश्य धातु, तो ये पहला नहीं होगा। देवदत्तेन चित्र अपश्यत, ये भी नहीं होगा, क्योंकि चित्र शब्द नपुंसक लिंग में है, प्रथमा में भी चित्रम बनेगा। तीसरा, देवदत्तेन चित्रम अदृश्यत, यही बन जाएगा, क्योंकि यहां लकार वही होगा जो पहले है, लंग है तो यहां भी लंग होगा, और यहां धातु से यक का आगम हो जाएगा और आत्मनेपदी धातु की तरह बनेगा, इसलिए अदृश्यत्वता में हल नहीं होगा। तो तीसरा विकल्प सही है, देवदत्तेन चित्रम अदृश्यत। और फिर
अगला है 24वां, एतेषु समीचीनम संस्कृत वाक्यम अस्ति किम, का इनमें समीचीन संस्कृत का वाक्य कौन सा है? 24वें में। अब यहां फिर देखिए, पहला है बसंत ऋतु उपस्थितः, पहला वाक्य। दूसरा है कालिदासः कविरत्नः। तीसरे देखिए, रघु मृण्मयेन पात्रेण अर्घ्यम दत्तवान, रघु मृण्मयेन पात्रेण अर्घ्यम दत्तवान, रघु ने मिट्टी के बर्तन से अर्घ्य दिया। किसको? कौत्स को। कौत्स आया था ना बर्तन, तो ऋषि का शिष्य, उस समय सब बांट चुके थे, दान कर चुके थे, तो मिट्टी के बर्तन बचे थे इनके पास, तो उसी से अर्घ्य दिया। तो क्या हो गया, क्या बनेगा? यहां पर मृण्मयेन वाक्य शब्द अशुद्ध है, मृण्मयेन होना चाहिए, न की जगह न। अब आप कहेंगे ये क्यों? क्योंकि यहां री तो है, जब री रे न होता है, री रे स होता है, तो बाद में आने वाला न में बदल जाता है। जैसे ऋण है, तो री के बाद न आया तो ऋण का न बदल गया, हो गया ऋण, नहीं ऋण नहीं कहा जाता। तो वैसा यहां भी री आया, जब यहां भी री आया तो यहां भी मृण्मयेन क्यों बनेगा? मृण्मयेन बनना चाहिए। तो यहां रसाभ्याम नोण है समान पदे से, वह न के स्थान पर बदलने लगता है। परंतु एक कानून और है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, के बाद में आता है कि अगर प्रत्यय अनुनासिक के व्यंजन वाला प्रत्यय का हिस्सा बाद में विराजमान है, अनुनासिक से शुरू होने वाला अगर प्रत्यय कोई बाद में विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में वहां तत् परिवर्तन नहीं होता, र श के बाद आने वाला न में नहीं बदलता। यहां मृण के बाद मय आया है, जो मयट प्रत्यय का मय है, तो प्रत्यय का हिस्सा है, तो प्रत्यय वाला अपने से लड़ने लगा कि वहां हमारे वर्ग का 5वां वर्ण कीजिए, तय थे दे ध न, क्योंकि मूल शब्द तो था मृद, मृत, मृत माने मिट्टी, तो इसलिए मृत का जो तय है, इसी का 5वां वर्ण आदेश होने लगा, तय थे दे ध न। और रसाभ्याम नोण ने कहा कि मृ आया है री, और री के बाद अगर न आया तो फट से ण में तब्दील हो जाएगा, तो यहाँ संघर्ष हो गया। और संघर्ष में एक था 8 4 41, कौन? रसाभ्याम नोणा, और उसके बाद आया 8 4 45, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। तो विप्रतिषेध है परम कार्य, जब तुल्य बल विरोध होता है तो बाद वाला बलवान हो जाता है, इसलिए प्रत्यय भाषायाम नित्यम चढ़ बैठा और फिर हावी हो गया। यहाँ मृण्मयेन के बजाय बन गया मृण्मयेन, तो यहाँ रघु मृण्मयेन पात्रेण अर्घ्यम दत्तवान, ये वाक्य बन जाएगा। तो इसलिए ये शुद्ध नहीं हुआ। सी वाला, अद्य संस्कृत छात्रा नाटकम प्रदर्शयन्ति, आज संस्कृत के लड़के नाटक दिखा रहे हैं। शुद्ध है? शुद्ध क्या होगा? वहां तो कयागम नित्य होगा। अद्य संस्कृत छात्रा, वहां तुक का ता आएगा, अब बाद में 6 स्तु है, त स्तु है, इसलिए स्तुत्व संधि का प्रयोग हो जाएगा, तो तभी 6 में बदल जाएगा। तो संस्कृत छात्रा नाटकम प्रदर्शयन्ति, ये बन जाएगा। तीसरा भी गलत है। बी, कालिदास है कविरत्न है आसीत, कालिदास कविरत्न थे, तब रत्न शब्द नपुंसक लिंगे इति हैमः, हैम का कोश कहता है कि रत्न शब्द नपुंसक लिंग में हुआ करता है।
तो इसलिए ये नपुंसक में आएगा। तो कालिदासः कविरत्नम आसीत न कि कविरत्न आसीत। जो शब्द नित्य रूप से अपने लिंग में हो वह बदलता नहीं। कालिदासः कविरत्नम आसीत ये हो जाएगा, वहां कविरत्न नहीं बनेगा। और फिर बचा वही पहला वाला, बसंत ऋतु उपस्थितः। आप क्या कहना चाहते थे? बसंत ऋतु उपस्थिता, परंतु ऋतु शब्द तो पुल्लिंग का है, इसलिए उसके आधार पर उपस्थितः बनेगा, उपस्थिता नहीं। इसलिए पहला वाला विकल्प सही है। तो यहाँ 24 का पहला सही है ए। अगला है 25वां, भुक्तवंतम बालकम पश्य। खाते हुए बालक को देखो। तस्मिन् भुक्तवंतम पदे, इस वाक्य में भुक्तवंतम पद में कस्य प्रत्यय से योगः विद्यते, किस प्रत्यय का जुड़ाव है? मतुप, अस्य इसका माने मतुप का, मतुप का, शानच का, अक्तवतु का है कि बाकी सब मौन है। अरे भुज धातु से अक्तवतु प्रत्यय लगेगा तो भुक्तवत बनता है। अब पुल्लिंग में भुक्तवान, भुक्तवंतौ, भुक्तवंता, द्वितीया एक वचन में भुक्तवंतम। स्त्रीलिंग में भुक्तवती, भुक्तवत्यौ, भुक्तवत्य। नपुंसक लिंग में भुक्तवत, भुक्तवती, भुक्तवंत। जगत की तरह जगत, जगती, जगत। कौन सी भारी परेशानी आ गई, बाप रे वज्र का पहाड़ टूट पड़ा। सब हल्के प्रयोग हैं, अक्ता के भी, अक्तवत के भी रचना अनुवाद कौमुदी में भरा है। तो यहाँ चौथा विकल्प डी सही है 25वें का। 25वें का अक्तवत्वस्य, ये अक्तवत्व का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब ये 25 सवाल रहे, तो कहने के लिए तो भाई ये 25 हैं, लेकिन 2 घंटा समय खाए। 12:08 हो रहा है, तो इसलिए क्या 10 बजे के बाद मैंने 10:कुछ रहा होगा, 10 मिनट 5 मिनट जो भी रहा हो, तो लगभग 2 घंटे का। अब 2 घंटे में 125 सवाल हो, तो नहीं करने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए ये मानिए कि देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। सैकड़ों लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बराबर उन्होंने अपना हल दिखाया है। सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जहां तहां से भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर बता दें, क्योंकि अलग अलग पूछते हैं तो बताना संभव नहीं होता, कितने को मैसेज भेजें। तो इसलिए इसी नाम से, जिस नाम से ऐप है, अंग्रेजी में लिखा है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है और उसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आप हैं। तो इसलिए कोई अंतर नहीं आता, यही स्पेलिंग लगाएंगे, डायल करेंगे तो फट से खुल जाएगा। तो इसलिए आप उस पर परीक्षा दें प्रत्येक शनिवार को 9 बजे से, और फिर उसके बाद 10 बजे के बाद यूट्यूब से स्पष्टीकरण देखें। तो आज का जो विषय रहा वह यही रहा। कहने के लिए तो अनुवाद प्रक्रिया, लेकिन इसके अंतर्गत तमाम अन्य गंभीर और सूक्ष्म विषय भी रहे, और विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे भी जा चुके हैं। अतएव आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे का विषय और भी गंभीर होगा, संधि विचार। तो संधि माने इसमें तीनों संधियां होंगी और उनके तमाम शब्द होंगे। ये शब्द आपकी पुस्तक पंडित बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक में दिए गए शब्द उदाहरण, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में उनके साथ मिलाकर दिए गए उदाहरण, और आपकी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए शाब्दिक उदाहरण, ये तीनों मैच करेंगे, दिखाई पड़ेंगे, आपको मिलेंगे। और इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए तैयारी आप अपनी बहुत अच्छी कीजिए। ये न सोचिए कि थोड़ा सा पढ़ लेंगे इतने में सही काम हो जाएगा। इसलिए जुड़िए, जमिए,
और जो आज का बड़ा कंपटीशन हो गया है, प्रतिस्पर्धा अत्यंत बढ़ गई है, का उसके साथ संघर्ष कीजिए और साफल्य को प्राप्त कीजिए। आज इतना ही, समय ज्यादा हो गया है, इसलिए वाणी को विराम। आप सब हमारे साथ किन्हीं रूपों में प्रभुत्व मात्रा में जुड़े, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।